जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मेरा ध्यान भटक जाता है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे टेंशन बहुत हो जाती है, लोगों की बातें बहुत चुभती हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ में पर्पस ही नहीं। तो ये जो फोकस फॉर्मूला है वो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को लगभग। लेकिन ये ना सारी बातें कॉन्फिडेंस पे आके अटक जाती है और आपने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया कि प्रोकास्टिनेशन के बाद ना लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में भी फंस जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए कोई टिप्स है? पहली बात तो मैम ये है कि ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि ओवर थिंकिंग खराब करती है। ओवर थिंकिंग थी तभी तो न्यूटन समझ पाया, तभी तो न्यूटन का लॉ दे पाया। ओवर थिंकिंग थी तो ही तो हमारे आइंस्टीन साहब E=mc² बोल पाए। तो ऐसी कोई 2-3 टिप्स जो प्रैक्टिस डेली लोग कर सकें, ऐसा कुछ बता सकते हैं? बहुत सिंपल है मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी तो हम यही कि आप विदिन 1 मिनट आप कर सकते हो, उसको पहले कर दो आप। माइंड हमारा हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट होता। हाँ। जहाँ नेगेटिविटी होती है वो हमें ज्यादा याद रह जाती है। पॉजिटिविटी को फोर्सफुली याद रखना पड़ता है। ये पहले नहीं था मैम, ये अभी कुछ समय से हो गया, क्योंकि पहले कंपैरिजन नहीं था। मेरे भाई ने कर लिया, वो आज इतना अच्छा काम कर रहा है, अब मेरे भाई ने कर लिया, मैं भी करके दिखाऊं। आजकल की जनरेशन के बच्चे स्मार्ट बहुत ज्यादा है हमारी जनरेशन से, पर स्ट्रेस्ड आउट भी इतने ही रहते हैं। उनके पास गोल्स तो बहुत सारे हैं पर वो अचीव नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी का ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एटम बम बने, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया वैसे ही है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको पावर देगा, पहचान देगा। अगर मिस यूज करोगे तो आप इस लायक भी नहीं रहोगे। तो हम इतने ज्यादा डोपामाइन के ट्रैप में फंस रहे हैं। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है और क्या सच में किया जा सकता है। और जिनसे बात करने वाले हैं विकास नागरू जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो सर, क्या सच में माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है और अपने गोल को अचीव किया जा सकता है इस चीज से? माइंड है ही ऐसा मैम, उसका काम ही ये है कि वो रिप्रोग्राम होके ही मानेगा। रिप्रोग्राम होके ही मानेगा मतलब वो रुक नहीं सकता। ब्रेन जो है ना वो प्लास्टिक की तरह है। तो जैसे आप अपनी चोटी में जो रबड़ लगाते हैं तो उसको अगर रोज खींचेंगे तो उसकी ताकत बनी रहेगी। ज्यादा खींच देंगे तो टूट जाएगा और छोड़ देंगे तो सिकुड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। ब्रेन बिल्कुल वैसे है, वो रुकेगा नहीं, या तो बढ़ेगा या वो खत्म होगा, तो रुक नहीं सकता। तो हर एक मिली सेकेंड में ब्रेन चेंज हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपने ब्रेन को सही यूटिलाइज किया और ऐसी ऐसी उम्र में आकर अपने पोटेंशियल को जाना, फिर उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अगर मैं इस्कॉन के फाउंडर की बात करूं, प्रभुपाद जी, 63 या 64 की एज में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। मैं KFC की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो 64 की उम्र में कर्नल थे सैंडास जिन्होंने इसको शुरुआत किया और 1009 रिजेक्शन मिले थे उन्हें। 1010वें में उनको एक्सेप्टेंस मिली थी। ऐसी बहुत सारी चेंज है। धीरू भाई अंबानी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूं, सागर सर की बात करूं, तो वो कहाँ से है? पहले किसी और फील्ड में थे, किसी और फील्ड में अपने आप को ट्रेन किया और उसके बाद अब किसी और फील्ड में है और आपके सामने है, वो इंटरनेट सेंसेशन है। तो हजारों एग्जाम्पल हैं ऐसे। एलन मस्क ऑटिस्टिक चाइल्ड कहे जाते थे, इस तरह रिप्रोग्राम किया कि आज उनसे ऊपर रईस कोई व्यक्ति नहीं है, अमीर कोई व्यक्ति नहीं, और जिनके लिए बोला जाता है कि पता नहीं वो क्या ही कर जाएंगे। मतलब हर एक फिजिक्स के लॉ को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो ऐसे हजारों लाखों एग्जांपल्स हैं जो ये बोलते हैं कि आप माइंड को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हो। और साइंस भी यही बोलती है कि ब्रेन इतना ताकतवर है, वो उसको सांचने वाला या उसको बनाने वाला वो कौन है उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपने कुम्हार देखे होंगे, कुम्हार उसी मिट्टी से पानी पीने वाला घड़ा बना देता है जो लोगों की प्यास बुझाता है, उसी से एक मिट्टी का गिलास बनता है, चाय का एक सकोरा बनता है और उसी से चिलम बनती है। तो जिसको फेफड़े चलाने हो यानी कि नेगेटिव एनवायरनमेंट में है तो वैसा हो जाएगा। जिसको ऐसा लगता है कि मैं पर्पस के लिए इसी लाइफ में आया हूँ, उसका माइंड भी वैसा प्रोग्राम किया जा सकता है। किसी के लिए वो घड़ा बन सकता है जिससे वो लोगों का शीतल जल दे, प्यास बुझाए, ऐसा काम हो सकता है। तो कैसे माइंड को रिप्रोग्राम किया जा सकता है? बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता है इसको। अगर मैं आपको बात करूं, हनुमान जी की आपको मैं कहानी बताता हूँ। रामायण के समय की बात है, जब हनुमान जी को काम मिला, टास्क क्या मिला? टास्क मिला कि आपको समंदर पार करना है और लंका में जाना है। अच्छा, उससे पहले वो एक सिंपल एक वानर की तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे सारे बंदर हैं वैसे मैं हूँ, हाँ थोड़ा सा सीनियर लेवल पे हूँ। तो उनको तो उनका पोटेंशियल पता ही नहीं था। तो उनकी लाइफ में कोच आते हैं, एक मेंटोर आते हैं, गाइड आते हैं, वो होते हैं जामवंत जी। जामवंत जी कहते हैं, भाई कहाँ है तू? तो वो है जो सूरज खा गया था, तेरी पावर्स यही है। वो अंडर कॉन्फिडेंट थे
तो जामवंत आते हैं। जामवंत कौन है? मेंटोर। मेंटोर मतलब जो आपको सब्जेक्ट के रूप में देख रहा है और आपको बता रहा है कि इसमें क्या पावर है। जैसे पावर पता लगती है तो हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। तो यानी कि आपको मेंटोर चाहिए, पहली बात तो, अगर आपको इस अपने ब्रेन को ट्रेन करना है तो। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप जा रहे हो अपने टास्क पर तो आपको बीच में अलग अलग तरह के चीजें भी आएंगी। जैसे मानिक पर्वत आया जो समंदर लांग रहे थे, पर्वत बोला भाई रुक जा, मेरे पास बैठ जा, आराम कर ले, थोड़े फल फ्रूट खा ले। लेकिन हनुमान जी को पता था कि मुझे कंफर्ट लेवल पे नहीं आना, मैं जिस टास्क के लिए निकला हूं, जिस काम के लिए निकला हूं, जिस पर्पस के लिए निकला हूं, पहले मैं वो पूरा करूंगा। हम और आप क्या करते हैं, या जो आम जनता है जो अपने किसी भी एम की तरफ काम ही नहीं कर रही, उनको लगा चल यार अभी 1 घंटा काम कर लिया तो थोड़ा देर नेटफ्लिक्स चला लेते हैं, थोड़ी देर रील चला लेते हैं, तो कंफर्ट में जल्दी आ जाते हैं। चल एक चाय सुट्टा ब्रेक ले लेते हैं, नीचे जाके आते सुट्टा मार के आते हैं। तो हनुमान जी ने तो नहीं लगाया, हनुमान जी को तो ब्रेक नहीं चाहिए था। फिर आगे जाके सुसरा करके एक नाग देवी आ जाती हैं। अब पहले मैं देखता हूँ कि पहले आपको कंफर्ट, आपका ब्रेन आपको बुलाता है कि कंफर्ट में आ जाओ। अगर आप कंफर्ट तोड़ गए तो यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। दूसरा, फिर आपका ईगो आपके आगे आ जाता है। अब जो नाग देवी थी वो हनुमान को चैलेंज करती हैं, पहले मेरे मुंह में जा, अंदर जा और पेट में तक जाके दिखा, फिर उसके बाद जाने दूंगी। हनुमान जी समझदार होते हैं, पता है कि यार यहाँ एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बुद्धि से अपने आप को छोटा करते हैं, मुंह में जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, सड़क पर अगर गाड़ी टकरा गई एकदम ईगो आ जाएगा, लिफ्ट में कोई ऐसा मिल गया बदतमीजी कर दी किसी ने, एकदम ईगो आ जाएगा, हम सारी एनर्जी वहां लगा देते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन ट्रेन नहीं हो पाता, इसलिए ही कोच चाहिए। फिर लास्ट में एक और होता है, सिंहिका करके एक राक्षसी आती है जो लोगों की छाया को पकड़ लेती है, वो खा जाती है। तो हनुमान जी ने पहले कंफर्ट लेवल तोड़ा, फिर किसी के ईगो के साथ टकराए नहीं, उसके ईगो को जीतने दिया और शांति से वापस आ गया। फिर सिंहिका जब आती है, सिंहिका क्या करती है, छाया पकड़ लेती है। तो हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तो मैं सोचता हूँ क्यों वध किया, क्योंकि वो नेगेटिव थे। नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, चुगली करोगे, अगर आप किसी के बारे में जेलसी की बातें करोगे या ऐसे ग्रुप में रहोगे, गॉसिपिंग करते रहोगे। साइंस भी ये बोलती है अगर आप गॉसिपिंग करोगे तो आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपका ब्रेन लेवल अप नहीं होता, आपके ब्रेन की ताकत ही नहीं बढ़ती। तो वहीं आपको नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनवायरनमेंट को वहीं उसको वध करना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी ने सिंहिका क्या किया। फिर ही आप अपने एम पर पहुंच पाओगे। तो ब्रेन को ट्रेन करना बहुत आसान है, आप इस तरह कर सकते हो आप। तो ये तो बात भगवान जी की हुई कि हनुमान जी की बात करें, पर आज के टाइम पे जहाँ इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस ना कदम कदम पे अवेलेबल हैं कि हम अगर कुछ करने जाएं तो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो इस टाइम पे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रख सकते हैं? देखिए मुझे एक बात पता है, साइंस भी ये कहती है, और हम हैं कौन, हम भगवान के अंश हैं। तो यानी कि हम में डीएनए किसका है, उस भगवान का। अगर भगवान का डीएनए तो भगवान कर सकते तो हम भी कर सकते। पहली बात तो ये मेरा बिलीफ बहुत क्लियर है। दूसरी बात, साइंस ये कहती है अगर आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ जाती है। तो आपने बोला कि कैसे करें, तो पहली बात तो आपको कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, जिसको बोलते हैं राइज। राइज मतलब जब आप ये मन में सवाल लेके आए हो तो यानी कि ऑडियंस के मन में भी सवाल होगा, आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो इसको बोलते हैं राइज। राइज मतलब अवेयरनेस आना कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, पर्पसफुल करना है, इसलिए मुझे इन सब चीजों से बचना है। क्योंकि 97% लोग तो वही आम जिंदगी जी रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, क्यों जी रहे हैं, किस पर्पस के लिए आए हैं। यहाँ अगर ऑडियंस को भी पता होगा, मैं कहूंगा कमेंट कर देना। तो इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि आप मुझसे बात करें कि हम फोकस कैसे लेके आए, तो इस फॉर्मूला का नाम भी फोकस ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप ये 5 स्टेप में, 5 स्टेप कोई भी करेगा तो अपने एम को, अगर मान लीजिए आपका 10 साल का एम है, उसे आप 5 या 6 साल में पूरा अचीव कर सकते हैं। तो फोकस में जो एफ है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप रोज सुबह उठते हो, आपको पता है कि आपकी एनर्जी डेप्रिसिट हो जाएगी, शाम तक आती है यानी कि डाउन हो जाएगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे पहले ही फर्स्ट में, यानी कि पहली प्रायोरिटी में उसको निपटा दो। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 5 लिस्ट में बनाए काम कि मुझे कंटेंट लिखना है, मुझे मीटिंग में जाना है, मुझे काउंसलिंग करनी है, या मुझे किसी तरह का ये मार्केट में जाके बिल भरना है। अब बिल भरना मेरी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो मैं तब भी कर सकता हूँ जब मेरी एनर्जी कम बची हो। लेकिन किसी से मीटिंग करनी है, किसी से बात करनी है, कंटेंट लिखना है, जहां इस दिमाग की सबसे ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, तो पहले वो होना चाहिए। दूसरा है ओ, फोकस में जो ओ आता है, आप जब तक लोगों को
ये अपना काम डेलीगेट नहीं करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिफाई करना, उनको अगर आप नहीं देंगे काम, तब तक आप छोटे कामों में फंसे रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आज 4 मीटिंग्स हैं, अब आपकी लाइट का बल्ब खराब हो गया, स्विच खराब हो गया और आप खुद लगे हुए हो, 100 रुपए 200 रुपए देके इलेक्ट्रिशियन बुला लो। अगर आप फ्री हो, बिल्कुल वेले हो, कर लो, लेकिन आपको अपनी एनर्जी बचानी है तो करना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ, कोचेस को जानता हूँ, जिनका काम है कोच करना, लेकिन वो एक पोस्टर बनाने में लग जाएंगे और पूरी एनर्जी उस पोस्टर बनाने में लगा देंगे। तो जो काम आपका 200-500 1000 पे देखे हो सकता है, क्यों आप उसको खुद करना चाहते हो? तो यहाँ आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसे आपके बैंक में 1000 रुपए हैं, अब आपको पता है कि इस 1000 रुपए का कैसे खर्चा करना है, कहाँ पे कौन सी चीज लगेगी, वैसी एनर्जी है। तो एनर्जी को अगर आप बहुत सही तरीके से यूज करोगे तो सही तरीके से वो काम आ जाएगी। तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं। सी मतलब कंट्रोल डिस्ट्रैक्शन, जो आपने बात बोली। अब मुझे अगर पता है कि नेटफ्लिक्स मेरी एनर्जी ले जाएगा, तो इतना तो मैं कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स के ऊपर टाइमर लगा दूं कि यार आधा घंटा देख लिया, 45 मिनट देख लिया। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आपने इंस्टाग्राम पर कितनी देर रील देख ली, या आपने फेसबुक पर कितनी देर तक आपने कहानियां देख ली, आप लगातार देखे जा रहे हो। तो आपको डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आसान तरीका, आज ही जितने भी नोटिफिकेशन है उनको आप म्यूट पे कर दो। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, ईमेल के नोटिफिकेशन। होता क्या है, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ मेरा फोन बज जाए, तो साइंस ये कहती है अगर आपका एक बार ध्यान भटका, वापस आने में लगभग 2.5 मिनट लग जाएंगे, उसी सेम लेवल को आने में। मतलब मैं 60 मिनट का काम बार बार डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से लगभग 3 से 4 घंटे में करूंगा। और यही लोगों की कंप्लेंट है कि मैं पूरे दिन बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब रात को चेक करता हूँ तो मैंने शायद 1 या 2 ही काम किए होते हैं। उसका कारण क्या था? सिर्फ एक ही रीजन, कि मैंने अपने नोटिफिकेशंस को या अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं किया। तो एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। फिर है यू स्टैंड्स फॉर यूजफुल माइंड ब्रेक्स। यूजफुल ब्रेक्स कैसे? मान लीजिए अब आप पॉडकास्ट ले रही हैं या आप अपना कोई काम कर रहे हैं, तो उसके 1-1.5 घंटे बाद मतलब आपको कॉन्शियस एफर्ट लगा के कुछ वॉक करना है, लॉन्ग डीप ब्रेथ करना है। ब्रेक्स होने चाहिए, सुट्टा ब्रेक नहीं, चाय ब्रेक नहीं, ब्रेक्स होने चाहिए, जिससे आपका ब्रेन को एक्टिवेट होने का टाइम मिले, प्रोसेस करने का टाइम मिले। हम क्या करते हैं मैम, रील्स सारे देखते हैं। रील्स का प्रॉब्लम क्या है? वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोसेस तो कर नहीं रहे। जब ओवरलोड हो गया, इसलिए हम रील्स देखते हुए भी थक जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, आप खाली देख ही तो रहे हो, फिर थक क्यों गए? क्योंकि दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, प्रोसेस होके बाहर नहीं निकल रही। फिर दिमाग का काम क्या है? ये वाली इंफॉर्मेशन काम की है, उसे रख लो, और ये काम की नहीं, इसको डिस्कार्ड करके बाहर निकाल दो। इसे बोलते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट। जो आप फोन में करते हो, कौन सी वीडियो रखनी है, कौन सी फोटो रखनी है, बाकी डिलीट कर देते हो। लेकिन दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम नहीं देते, उसमें से डिलीट नहीं करते। फिर होता क्या है, फिर हम कोई भी डिसीजन लेने में समय लगाते हैं। खाना खाने में भी हम उलझ जाते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। छोटा सा कोई एक 200 रुपए का वर्कशॉप भी खरीदना हो ना, तो हमारा दिमाग परेशान हो जाता है, खरीदूं नहीं खरीदूं, करूं नहीं करूं। कपड़ा लेने जाएंगे, कपड़े लेने में परेशान हो जाएंगे। घर से बाहर निकलेंगे, पता लगा चाबी तो ऊपर घर में रह गई, चाबी रहेगी, पता लगा अरे फोन को चार्ज करना ही भूल गया, और छोड़िए चार्जर का बटन ऑन करना भूल गए। ये सब दिक्कतें कहाँ है? दिक्कतें कि हमारे ब्रेन को हमने ब्रेक्स नहीं दिए। और साइंस ये बोलती है जितना ब्रेक्स दोगे उतना ये पावरफुल होता जाएगा। लास्ट आता है हमारा एस, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे पर्पस ड्रिवन। मेरा ऑडियंस से भी सवाल है, अगर आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है तो आप कर क्या रहे हो? ऑब्वियसली आप डिस्ट्रैक्ट होगे। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मेरा ध्यान भटक जाता है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे टेंशन बहुत हो जाती है, लोगों की बातें बहुत चुभती हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ में पर्पस ही नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ जयपुर, मेरा पर्पस क्लियर है। मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्लियर है। मुंबई जाने के लिए मुझे पता है कि 3 ही रास्ते हैं, या तो मैं बाय एयर जाऊंगा, या बाय रोड जाऊंगा, या बाय ट्रेन जाऊंगा। तो मुझे पर्पस क्लियर है, तो मुझे पर रास्ता भी है। अब इन पूरे रास्ते में कुछ होता रहेगा तो मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं निकल गया बैग लेकर, कहीं तो जाएंगे। तो हर छोटी जगह पर मुझे प्रॉब्लम आएगी, कभी रास्ता पूछूंगा, कभी किसी ने कुछ कह दिया। तो आपकी लाइफ में अगर पर्पस नहीं है तो आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे ही आएंगे। तो जिनका ये सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, एक्चुअली में उनकी लाइफ में पर्पस नहीं। तो पर्पस होना चाहिए। रोज अपने आप से पूछो कि मैं काम कर क्यों रहा हूं। तो ये जो फोकस फॉर्मूला है वो आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएगा, आपकी लाइफ में पर्पस भी लेके आएगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी को लगभग 45% बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा आपको। इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है ये। तो आपने बहुत अच्छा बताया विकास जी कि हम लोग
पूरे दिन काम करते हैं ना, लेकिन फिर भी लगता है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें फोकस रखना और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। बिल्कुल। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि काम कर रहे हैं लेकिन उसको प्रोक्रास्टिनेट भी करते हैं, काम को टालते जाते हैं। तो उसके लिए कोई है ऐसे टिप्स जो वो उस चीज को माइंडफुली होके काम कर सकें? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैम आपने। जो टालने वाली जो हैबिट है ना, ये लोगों को पहले ही समझना पड़ेगा कि इस बीमारी की जड़ क्या है। जैसे मान लीजिए कोई के पेट में दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है कहाँ दर्द है, एब्डोमेन में है, नाभि से ऊपर है ना, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, छाती के ऊपर है, किस तरह का दर्द है, मरोड़ उठ रहे हैं कि सीधा लगातार दर्द चले जा रहा है, रुक रुक के हो रहा है। क्यों पूछता है? वो पेट की दर्द की दवा दे देता, बात खत्म कर देता। वो इसलिए पूछता है कि कौन से हिस्से में दर्द है, मैं किस तरह की दवाई आपको लिख कर दूं। सही है। ऐसी जब प्रोक्रास्टिनेट की बात करते हैं तो पहले रीजन पता होना चाहिए। और मैं आपको बता सकता हूं कि अभी तक लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन का रीजन ही नहीं पता। तो इसकी भी 4 कैटेगरीज है। एक वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जिनको ना फिजिकल एनर्जी बहुत हाई नहीं होती, बहुत जल्दी शारीरिक रूप से थक जाते हैं। कोई भी काम बोलोगे ना, चल यार साथ वाली जगह पे जाके आते हैं, नहीं यार बैठे बैठे को काम करवा लो। जिनको पानी का गिलास उठाने में भी जोर आता है, तो वो बहुत टालते हैं। अच्छा, कैसे टालते हैं वो? हाँ, मैं सोच के बताता हूँ क्या करना है, मैं कल तक बताता हूँ, परसों तक बताता हूँ। ये टालने वाले हैं। कब? एक फिक्स टाइम नहीं बताएंगे इनको टालने में, क्योंकि इनसे होता ही नहीं है। तो ये प्रोक्रास्टिनेटर अलग तरह के हैं। तो ये प्रॉब्लम अलग है, तो सोल्यूशन भी अलग होगा। फिर एक और प्रोक्रास्टिनेटर है जिनकी फिजिकल एनर्जी बहुत हाई है, फिजिकली बहुत एक्टिव रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, पैर ऐसे जब भी बैठे होंगे ना पैर से हिलता रहेगा, पेन टिक टिक करते रहेंगे, या ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, टिक नहीं सकते ये। बहुत सारे बच्चों को भी देखा होगा आपने, या बहुत सारे आप इतने सारे पॉडकास्ट में जा रही हैं, देख रही हैं, आप इतने गेस्ट को देखती हैं, तो उनका पैर ऐसे हिलता रहेगा या रिवॉल्विंग चेयर पे ऐसे घूमते रहेंगे। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी शरीर की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये भी टालते हैं क्योंकि इनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। पहले वाला अंडर कॉन्फिडेंट है, ये वाले ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो कर ही लूंगा। ये क्या करेंगे, अगर 9 बजे कोई काम कंप्लीट करके देना है तो सुबह 12 बजे नहीं करेंगे, ये 8:30 बजे करेंगे। ये तब तक टालेंगे जब तक सर पे ना पड़ जाए। जब सर पे पड़ती तब करते हैं, फिर करते नहीं, ये रांद काटते हैं, निपटाते हैं उस काम को, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है। तो दोनों के पास क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम है। दूसरा, दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है, तो दवाई भी अलग अलग लगेगी, यानी कि एक्टिविटी भी अलग अलग लगेगी। लेकिन तीसरे टाइप के एक और होते हैं, आपने सुना है इतने लोग? प्रोक्रास्टिनेशन भी इतनी तरह का होता है? नहीं, आज ही मैं जान रही हूँ। तीसरे टाइप के एक और होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत सॉलिड नहीं होता। उनको हर काम में डर लगता है, इसलिए काम ही शुरू नहीं करते। फिर बहाने मारते हैं, यार वो टीचर नहीं मिला, मैं कोर्स करने कैसे जा सकती हूँ, ये जा सकता हूँ, वहां पता नहीं किस तरह के लोग होंगे, कैब कैसे करूंगा, अगर किसी ने मुझे रास्ते में छेड़ दिया तो पैसे खर्च हो जाएंगे यार। इस तरह के बहाने, क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए वो एक्शन लेने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर पाते। वो काम भी ऐसे रुक रुक के धीरे धीरे करते हैं। एक छोटे से काम को भी टास्क बना देते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जी बनानी है, अरे भैया पहले सब्जी लेनी पड़ती है, फिर उसे धोनी पड़ती है, धो के सुखानी पड़ती है, फिर उसको छीलनी पड़ती है। और एक है जिसके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, सब्जी तो बनानी है, 10 मिनट का काम है, पॉडकास्ट लेना है 5 मिनट का काम है, क्वेश्चन बैठ के बात कर ली। पॉडकास्ट लेना पड़ेगा, पहले रिसर्च करो, फिर बात करो, फिर गेस्ट कैसा है उसका समझो। तो जिसका कॉन्फिडेंस लो होगा वो इस तरह के बहाने बनाएगा, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा वो उसके लिए सोचेगा भी कैसे इसको करना है। तो तीसरी तरह के ये होते हैं। चौथे और लास्ट टाइप के आप कौन से, कमेंट बॉक्स में बता देना। चौथे और होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये बैठे बैठे ना ख्यालों में खो जाएंगे, क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल की। बैठे बैठे भी पिज्जा खा रहे हैं, चल अभी गोवा चल के आते हैं, मैं गोवा पहुंच गया, फिर यहां से यूएस से चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, बैठे बैठे गायब। हमेशा सोचते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आज ये, कल ये, परसों ये, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। आपने एक उनको आइडिया दिया, चल विकास एक काम करते हैं, अपने ना ई कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं, किसी चीज को ले आते हैं। ये इतने में बैठे बैठे तो करोड़पति बन जाएंगे, बैठे बैठे ही। इसी चक्कर में, क्योंकि बैठे बैठे सारे काम हो गए, ख्यालों में खो गए, तो ये भी टालेंगे। तो ये भी किसी ना किसी कारण से टालते रहेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के लिए पेन और पेपर का यूज नहीं करते। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की समस्या है। तो चारों की प्रॉब्लम अलग अलग है,
तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होंगे। तो अगर जो पहले वाला जो आलसी है उसको हमेशा सुबह 11 बजे से पहले 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, योगा कर लो, जिम कर लो, गेम खेलने चले जाओ, लेकिन करनी पड़ेगी तभी होगा। जो दूसरे वाले हैं उनको इवनिंग में करनी चाहिए, जिनकी एनर्जी बहुत हाई है, तो उनके लिए एक अच्छी गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो टालने की हैबिट दूर होगी उनकी नींद से, लेकिन नींद तो आती नहीं, तो उनको क्या करना है, शाम को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, योगा हो, जिम हो, चाहे गेम हो। तीसरे जो अंडर कॉन्फिडेंट है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ग्रुप में रहो जो फास्ट डिसीजन लेते हैं, जो इम्पल्सिव भी डिसीजन लेते हैं, सोचा समझा लेकिन तुरंत प्रभाव से डिसीजन लिया, तो वहां पर उनको ग्रुप में रहना चाहिए। जो चौथे वाले हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनको सिर्फ पेपर पेन का यूज करना और कुछ नहीं करना। आपके दिमाग में आइडिया आया, उसको पेपर पेन पे उतारो, हमेशा सोचो कि पेपर पेन पे ही लिखकर बात करूंगा, तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो चारों पेन अलग हैं, चारों के सॉल्यूशन अलग हैं, तो इस तरह आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हो। सर आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, मेरे तो माइंड में बिल्कुल फिट हो गया है कि 4 तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं, मतलब 4 तरह के लोग होते हैं। लेकिन ये ना सारी बातें कॉन्फिडेंस पे आके अटक जाती है, और आपने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया कि कैसे करना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद ना लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में भी फंस जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए कोई टिप्स है? पहली बात तो मैम ये है कि ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि ओवर थिंकिंग खराब करती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम में और जो पशु होते हैं उनमें फर्क क्या है? सोचने समझने की ताकत का ही। तो हमें भगवान ने सोच समझ के 400 ग्राम दिमाग एक्स्ट्रा दिया है एक पशु से। हम में और उनमें फर्क क्या है? हमारे पास ये 400 ग्राम एक्स्ट्रा है, जिसका काम क्या है, सोचना समझना और कल्पना शक्ति को उतना पावरफुल बना देना कि आप कुछ भी बना सको। तो ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा धर्म है। हम सोचने समझने के लिए पैदा हुए हैं। इसका जो सही वर्ड है वो है नेगेटिव लूप। अगर आप ओवर थिंकिंग, जिसका सही नाम है नेगेटिव लूप, क्या मतलब, मैं यहाँ बैठे बैठे चिंता में चला गया, अगर मेरा पॉडकास्ट नहीं चला तो, अगर एडिटिंग सही नहीं हुई तो, लाइट चलेगी तो, मेरा यूट्यूब हैक हो गया तो, मेरे को किसी ने कोई गलत कमेंट कर दिया तो, मेरे कपड़ों को लेके कुछ बोल दिया तो, गेस्ट को लेके कुछ बोल दिया तो ये तो वाले प्राणी बन जाते हैं, तो आप नेगेटिव लूप में हो। तो आप एक चीज को, जो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको लगातार सोचे जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लूप। ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग थी तभी तो न्यूटन समझ पाया, तभी तो न्यूटन का लॉ दे पाया। ओवर थिंकिंग थी तो ही तो हमारे आइंस्टीन साहब E=mc² बोल पाए, क्योंकि वो सोच पाए, वो कल्पना शक्ति का यूज कर पाए। ओवर थिंकिंग थी तभी M.F. हुसैन साहब इतनी सुंदर पेंटिंग्स बना पाए। ओवर थिंकिंग थी तभी A.R. रहमान इतने सुंदर म्यूजिक बना पाता है। ओवर थिंकिंग थी तभी धीरूभाई अंबानी बन गए। तो ओवर थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है, नेगेटिव लूप का होना नुकसानदायक है। उसको ब्रेक करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। अगर किसी का इंटेंट हो, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना सोच ले। जैसे मैं आपके साथ बैठा और मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आ गया और मैं उसके लूप पे फंस गया, तो सिर्फ इतना सा कॉन्शियस एफर्ट लगना है कि अपने आप को चूटी काट ली, तो एक बार आप कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है। जैसी चूटी काटी फिर पूछो, यार मैं जानबूझ के कैसे सोच रहा था। अपने आप को जब सवाल करते हो ना, तो वहां पे ठहराव आता है, वहां आपको उस लूप को, उस चैन को आप तोड़ देते हो। जैसे वो चैन टूटती है, फिर वापस आप नया सोचना शुरू करते हो। चैन को तोड़ना कम से कम पूरे दिन में, अगर आपको लगातार विचार आते हैं तो 8-10 बार प्रैक्टिस करो, तो आप 8-10 बार उस चैन को तोड़ोगे, तो आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव लूप जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बहुत बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या ब्रेन को रीवायर करके, रीप्रोग्रामिंग करके डिसीजन मेकिंग में जो डिले हो जाता है उसको हम ठीक कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग कहाँ से लोग लेते हैं? मतलब बोलते हैं ना माइंड भी कई तरह के होते हैं, तो कौन से माइंड हेल्प करती है हमारी डिसीजन मेकिंग में? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग में ना, आप इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो लेफ्ट ब्रेन, जिनका बहुत एक्टिव होता है, लॉजिकल माइंड बहुत शानदार होता है, तो ये डिलेड एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। ये क्या होता है, जो ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर चीज की कैलकुलेशन लगाते हैं, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, ये कर लिया तो इसमें ये इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। वो रिश्तों में भी, रिलेशनशिप में भी सिर्फ कैलकुलेशन ही लगाते हैं। इसलिए इसके साथ रिश्ता रखना है और इसलिए इसके साथ रिश्ता नहीं रखना। तो ये जो बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने वाले हो जाते हैं, उनको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। यानी कि वो किसी भी चीज को
डिसीजन तक ले जा ही नहीं पाते, उससे पहले ही गिव अप कर देते हैं। एक होते हैं जो बहुत हाई क्रिएटिव होते हैं, उनके पास प्रॉब्लम को समझने का ब्रेन नहीं है, तो उस चक्कर में ओवरथिंक करते हैं। ओवरथिंक मतलब नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं, उस चक्कर में वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो इन दोनों के सॉल्यूशन अलग अलग हैं। ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। मुझे कपड़ा पहनना है, इसको फास्ट करो ना, 1 मिनट में अंदर तय करो, लगाना ही नहीं 2.5 मिनट, 1 मिनट से कम में पहले डिसीजन लेके बैठो कि ये पैंट, ये शर्ट, ये पहना, बात खत्म। आपने जैसे आपको सब कुछ मैचिंग का पहनना पड़ता है, सब कुछ देखते हो, हम लोग इतना नहीं देखते हैं। तो पहले 1 मिनट में कितना फास्ट डिसीजन, क्योंकि ब्रेन का सिंपल सा नियम है, वो एक एनर्जी बॉक्स है, उसके अंदर 1000 ग्राम मान लीजिए चॉकलेट है। अब आपने कोई भी काम किया उतना ग्राम कम होता है। जैसे मान लेते 1000 रुपए हैं, तो उसमें से आप किसी भी काम में जो पैसा खर्च करते हो, वैसे ब्रेन की एनर्जी खर्च होती है। फिर आपने कहा चल आज खाना क्या बनाए, और ये हर घर का मुद्दा है, आज नाश्ता क्या बने, आज खाना क्या बने, इसमें कितनी एनर्जी जाती है, कितनी बहस होती है। अगर 1 हफ्ते का चार्ट पहले बन जाए, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन पेन पेपर पे जैसे आते हो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तब आपको दिखता है इतने सारे ऑप्शन है, ऐसे सोचने जाओ तो ऑप्शन दिखता नहीं। फिर आपको गाड़ी में बैठते आपको गाना लगाना है, कौन सा लगाएं तुरंत। यानी कि आप ब्रेन को ट्रेन करो, जो डिसीजन मेरी लाइफ को इंपैक्ट नहीं डालने वाला, मेरा करियर खराब नहीं करने वाला, मेरा रिश्ता खराब नहीं करने वाला, उससे आप तुरंत प्रभाव से लेना शुरू करो। किसी भी कपड़े की दुकान पे गए, पहले सोच के जाओ कि मैं 30 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। सर ये लड़कियों के साथ कैसे हो सकता है? तो आप जैसे ही ये काम करेंगे तो 30 मिनट में जैसे आपने वो काम किया तो आपकी एनर्जी बच गई। तो ब्रेन को पहले बता के जाओ, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, पहले डिसाइड कर लो। रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपका 2 मिनट में ऑर्डर हो जाना चाहिए। मेरा अगर गलत ऑर्डर हो गया 200-500 का नुकसान ही तो होगा, लेकिन ब्रेन को ट्रेन करो, छोटे डिसीजन तुरंत प्रभाव से। जब आप इस तरह फास्ट डिसीजन लेते हो, फिर आपका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है कि इस डिसीजन को फास्ट लेना है और इस डिसीजन में थोड़ा सा रुकना है। तो आपको फटाफट डिसीजन लेने की आदत हो जाएगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी बची हुई है। मैं बहुत सारे एग्जांपल आप देखो ना, जब हम धोनी को देखते हैं, विकेट कीपिंग करता है वो, उसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं, और उसी रिफ्लेक्सेस के साथ साथ वो जब कैप्टेंसी करता है तो कितने शांत दिमाग से लेता है। तो आपको क्या लगता है वो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता होगा? वो डिसीजन फास्ट कैसे लेना है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे लेना है, उसकी प्रैक्टिस रियली करता है। तो हम भी कैप्टन कूल बन सकते हैं अगर रोज प्रैक्टिस करें तो। ऐसे कोई 2-3 टिप्स जो प्रैक्टिस डेली लोग कर सकें, ऐसा कुछ बता सकते हैं? बहुत सिंपल है, मैं बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिर्फ पेपर पेन का इस्तेमाल जरूर करें। पहली एक्टिविटी तो हम यही कि आप जितने भी छोटे डिसीजन है विद इन 1 मिनट आप कर सकते हो, उसको पहले कर दो आप। पहली एक्टिविटी तो यही है। दूसरा, जब भी आपको डिसीजन लेने वाले होते हो, बहुत अलग अलग तरह के हैं, लेकिन एक लॉ ऑफ कैंसिलेशन होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कुछ नया शुरू करना है, अब मैं रोज सोच रहा हूँ, मेरे पास 5 ऑप्शन है। मैं कंटेंट क्रिएशन में चला जाऊं, मैं कोई ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट लॉन्च कर दूं, मैं कोचिंग में कुछ कर लूं, या मैं कुछ और बिजनेस कर लूं। ऐसे मैंने 5 ऑप्शन लिए। अब मैं डिसीजन तो ले नहीं पा रहा, तो मैं पेपर पेन का इस्तेमाल करूं और लॉ ऑफ एलिमिनेशन यूज करूं। लॉ ऑफ एलिमिनेशन क्या कहता है? पहले 5 को पकड़ा, यार मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए ना स्क्रिप्ट राइटर चाहिए होगा, वीडियो एडिटर चाहिए होगा, इसमें इतना कॉस्ट आ रहा है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, और इसमें बहुत कंपटीशन है इस तरह। तो आपने 4 को कैंसिल करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग है ये। 1 पे आप आ जाओगे, लेकिन पेपर पेन पे, हवा में नहीं होगा। तो जैसे आप ये वाली प्रैक्टिस करते हो, लगभग 70-80 मिनट लगते हैं इसमें, और आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर विजन होता है कि ये काम करना है, और 4 काम मैंने इसलिए कैंसिल किए, और जो करना है उसको आप सामने विजन बोर्ड पे लगा दो। फिर आपको कभी डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, ओवरथिंकिंग भी नहीं आएगी, और आपका डिसीजन भी हो गया। दोनों काम हो जाएंगे। ये सब चीज तो हम बड़ों के साथ कर सकते हैं। मैं बच्चों के बारे में बात करूंगी। बच्चे में ये कैसे इंट्रोड्यूस करें? बच्चों में भी डिसीजन, अब आजकल ना बच्चे, पहले होते थे ना कि हमने कुछ बोला तो उन्होंने सुन लिया, आजकल वो भी चूज करने में टाइम लगाते। तो उनके लिए क्या हम कुछ ऐसे टिप्स जो बच्चे को इन्वॉल्व कर सके? गेमिफिकेशन कर दो उनके साथ। गेमिफिकेशन क्या होता है? जैसे नॉर्मली झगड़ा कहाँ होता है? आइसक्रीम के कार्ट पे खड़े हैं, कौन सी आइसक्रीम खाएं? 1 मिनट का टाइम है, 100 रुपए का बजट है, 50 रुपए का बजट है, 1 मिनट में सिलेक्ट कर लिया, ठीक आइसक्रीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसको तुरंत डिसीजन लेने की हैबिट डाली। सेकंड टाइम, अब तुम्हारी वो रूटीन वाली नहीं चलेगी, रोज तुम चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो, नहीं, अब तुम्हें चेंज करना है। तो तुम्हें वापस 1 मिनट का टाइम है, नई आइसक्रीम, बजट तुम्हारा 100 रुपीज, चॉइस दी तुम्हें,
थर्ड टाइम ऐसा ही, जब वो पेंसिल लेने जा रहा है, पेन लेने जा रहा है, तो उसको डिसीजन लेने के लिए उसको 2 पावर दो उसको। आप पेन लेने गया, कॉपी लेने गया, उसको लेने 2 पावर। 50 रुपए की कॉपी शायद हो सकता है वो गलत लेके आ जाए, 50 रुपए का पेन गलत लेके आ जाए, लेकिन उसको डिसीजन लेने की हैबिट बनेगी। और लेकिन उसको टाइम लिमिट में बाउंड कर दो। इनफैक्ट मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बच्चों को सब्जी खरीदना सिखाएं, फल फ्रूट खरीदना सिखाएं, उनको लेके जाएं। और 10-11 साल की सही एज होती है, उनको बोलो कि भैया सब्जी खरीद के दिखा, टमाटर खरीद के दिखा, कैलकुलेशन कर इसकी, तोरी खरीद के दिखा, फ्रूट खरीद के दिखा, तो वो फास्ट डिसीजन लेने की हैबिट पड़ेगी। छांटने की डिसीजन, जब आप एक टमाटर छांटते तो क्या कर रहे हो, डिसीजन ही तो ले रहे हो, सही है या नहीं है, गला हुआ तो नहीं है। आलू आप देख रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, फास्ट बना देती हैं। इन तरीकों से भी आप कर सकते हो ब्रेन को। बच्चों को अथॉरिटी लेने देना चाहिए ना, अथॉरिटी, लेकिन फास्ट। कंफ्यूजन नहीं। जब रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में ये नहीं कि वो पूरा मेन्यू पढ़ रहा है, 1 मिनट का समय, तो आपको टाइम बाउंड करना पड़ेगा। अथॉरिटी विद टाइम बाउंड, बिल्कुल। सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस क्या होता है? सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस, जब आप इस पॉडकास्ट को लेने आए थे तो आपके पास बहुत सारे थॉट्स होंगे, जबकि आप और मैं पहले तो मिले नहीं है। तो वो थॉट्स कहाँ से आए? अच्छा होगा, कम अच्छा होगा, पता नहीं क्या होगा, गेस्ट किस तरह का होगा, लाइट का क्या होगा, ये सिर्फ क्या है? तो सबकॉन्शियस माइंड में आपका डेटा फीड है। जैसे जब आप गूगल पे डालते हो या जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो आपकी फीड में अलग तरह का कंटेंट आता है, मेरी फीड में अलग तरह का कंटेंट आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपने देखा है उस तरह का एक उसकी मेमोरी बन गई, और उसके रिलेटेबल वो आपको दिखाता है कि आपको इस तरह की चीजें पसंद है, तो आप वही देखो। मेरा कंटेंट अलग है, मैं अलग चीजें देखता हूँ। जैसे अभी मैं क्या हुआ कि मेरी मुलाकात हुई किसी से, वो कहते हैं यार इतना कुछ स्टॉक पे आने लग गया, सारा कुछ क्रिप्टो स्टॉक चले जा रहा है यार। मैं क्या, मेरे तो फीड में नहीं आता। क्या मतलब? मैं क्या, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो आपको स्टॉक दिखता है, क्रिप्टो दिखता है। अब मेरी फीड में मुझे स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो में नॉलेज नहीं है, तो मेरी फीड में एक भी कंटेंट नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही है। आप क्या देखते हो, उसके रिलेटेड क्या इमोशन क्रिएट करते हो, और किस तरह का इमोशन स्टेबल आप अंदर स्टोर कर लेते हो। जैसे आप जब घर से ऑफिस आई, आपको पार्किंग मिल गई, पार्किंग से जब आप ऊपर आए, आपका गेस्ट टाइम पे आ गए, या आप अपना काम करवा, आपका स्टाफ आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है, यार लोग बड़े अच्छे हैं यार। अब वहीं आपके रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाए और आपने इसको बहुत एग्रेसिवली ले लिया, या गाड़ी लग जाए, ठुक जाए, या रिश्तेदार ने कुछ कमेंट कर दिया, या सारे रिश्तेदार खराब होते हैं, लोग पता नहीं कैसे हैं, सिविक सेंस ही नहीं है, चलने की आदत नहीं है इनको, कैसे बेवकूफ गधे अनपढ़ लोग हैं। वो आपने मेमोरी स्टोर कर ली। तो जैसा मेमोरी स्टोर होगा वैसे का वैसा आपको आगे का कंटेंट यानी कि आगे की लाइफ दिखेगी। यहीं से आता है रेजिस्टेंस। अगर आपका नेगेटिव बिलीफ स्टोर है, व्हाट इज अ बिलीफ? दैट इज योर इमोशन। आपकी चाची ने ऐसा कह दिया, आपकी मामी ने ऐसा कह दिया, आपके भाई ने ऐसा कह दिया। तो मेरे भाई ने तो सब कुछ अच्छा कहा है, क्योंकि मेरा विचार, मेरा दिमाग उस तरफ काम करता है। और आपके भाइयों ने सब गलत क्यों कहा? क्योंकि आपको दिखता वही है। तो आप अपने ब्रेन में क्या स्टोर करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा महाभारत या फिर रामायण के अंदर भी, कि उनका 100% बिलीफ है श्री राम पर, भरत का, लक्ष्मण का, क्योंकि उनके पास सारी पॉजिटिव मेमोरीज हैं। वहीं जो बाकी टीम थी, रावण था, रावण को अपने भाइयों पे भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नेगेटिव बिलीफ कहां से था? फैमिली हिस्ट्री, राम की फैमिली हिस्ट्री। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसे फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, यानी कि एक एक इमोशन। वही महाभारत देख लो आप, इतने सारी कौरव, इतने, और 5 ही पांडव, दोनों की टीमों में इतना फर्क, लेकिन एक का सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन किस पे है कि हम कर सकते हैं, और एक का सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कैसे, हम छीन सकते हैं। तो छीनने वाले का माइंडसेट अलग होता है, हम कर सकते हैं उसका माइंडसेट अलग होता है। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस। माइंड हमारा हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट होता। हाँ। जहाँ नेगेटिविटी होती है वो हमें ज्यादा याद रह जाती है, पॉजिटिविटी को फोर्सफुली याद रखना पड़ता है। ये पहले नहीं था मैम। अच्छा। ये अभी है ना, अभी कुछ समय से हो गया। जैसे आपके अपने पापा मम्मी से पूछना कभी, या उनका अगर आपके दादा दादी हों या जिनके बुजुर्ग घर में, उनसे पूछना, उनके पास हमेशा पॉजिटिव मेमोरीज हैं। उन्होंने जबकि हमसे नेगेटिव समय देखा है,
खाने को रोटी नहीं होती थी, पहनने को कपड़ा नहीं होता था, ब्रेड एंड बटर की फाइट थी, पेट भरने की फाइट थी। जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे उनके साथ कितना बुरा हुआ, जो यहाँ से पाकिस्तान के उनके साथ कितना बुरा हुआ। अपना घर बार सब कुछ छोड़ा उन्होंने, अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके पास पॉजिटिव मेमोरीज है। तो क्योंकि पहले कंपैरिजन नहीं था। पहले हम इन चक्कर में नहीं पड़ते थे कि आपका सूट कितना महंगा है। पहले हम इस चक्कर में नहीं पड़ते थे। पहले हमें ये लगता था यार मेरे भाई ने ये कर लिया, वो आज इतना अच्छा काम कर रहा है, अब मेरे भाई ने कर लिया, अब मैं भी करके दिखाऊंगा। ऐसी जो चिढ़ है, जेलसी, पहले नहीं होती थी। तो कंपैरिजन बढ़ गया, इसलिए हमारा ब्रेन नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद करने लग गया। जबकि हमारा ब्रेन नेचुरली, आप सोचो एक बच्चे को कभी आपने देखा नेगेटिव बिलीफ रखते हुए? तो कैसे हम नेगेटिव हो गए? एक बच्चे को हवा में उछालते हो आप 6 महीने, वो निश्चिंत होकर आपके बाहों में आ जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है, वो हंसता है, उसको तो कोई डर नहीं होता। वो गुस्सा भी होते हैं तो नेक्स्ट डे भूल जाते हैं, आपको गुस्सा मिलेगा ही नहीं। जबकि डॉक्टर्स तो ये बोलते हैं अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है वो बच्चों के बीच में रहेगा, 2 साल से छोटे बच्चों के बीच में रहेगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चा जिसके अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ है ही नहीं, बाद में हम डालते हैं, तू गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी, ये करेगा तो चोरी कहलाएगी, ये करेगा तो डांट पड़ेगी, हम उसको बताते हैं, उसको तो पता ही नहीं बेचारे को। तो यहाँ से नेगेटिव बिलीफ बनता है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है ना, उनकी बातों का बच्चों के माइंड को एम्पावर करने में। पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल होता है, अगर पेरेंट्स ध्यान ना दें तो वर्ल्ड वॉर हो जाती है। हिटलर के पेरेंट्स, हिटलर का जो बचपन था वो अच्छा नहीं था। एक व्यक्ति का बचपन अच्छा नहीं था तो उसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। ऐसे ही कितने लोग हैं जिनके बचपन अच्छे नहीं थे तो वो गलत हरकतों में चले जाते हैं। आप अगर क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे तो ऐसे कितने ही क्रिमिनल मिले हैं जिनका बचपन अच्छा नहीं रहा किसी ना किसी कारण से। ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन अच्छा नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ बड़ा करके दिखा दिया। तो ये आपका कॉन्शियस एफर्ट है कि आप उसके बाद क्या करते हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हो। लेकिन हाँ, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रोल है। इसको तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि पहले कुछ साल जो होते हैं आपको लाडते, यानी कि लाड रखना चाहिए बच्चों के साथ 6 साल तक। फिर होता है शाडते, यानी कि आपको उसके बाद डांट के रखना है, आपको डिसिप्लिन में रखना है 6 साल से लेकर 12 साल 13 साल की उम्र तक। जैसे वो टीनेज में आ जाए फिर मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, दोस्ती का, बात करने का, एक दूसरे को स्पेस देने का, रिस्पेक्ट करने का, समझने का व्यवहार होना चाहिए। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो पेरेंटिंग का तो सबसे बड़ा रोल है। तो ऐसे नहीं देख रहे आजकल के जनरेशन के बच्चे स्मार्ट बहुत ज्यादा है हमारी जनरेशन से, पर स्ट्रेस्ड आउट भी इतने ही रहते हैं। उनके पास गोल्स तो बहुत सारे हैं पर वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? सोशल मीडिया पे इतने इन्वॉल्व रहते हैं, ये रीजन है इस चीज का? क्या उनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है कि बहुत कम टाइम से वो सोशल मीडिया पे रहते हैं, या फिर इतना फोन या गैजेट्स के साथ रहते हैं? मैम, आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं? कभी रहे हैं जॉइंट फैमिली में? हाँ, रहती है। तो पहले जब आप जॉइंट फैमिली में रहे हो, शायद आप लोग भी अगर कभी गौर करें तो पहले ना दादा का डर बहुत होता था, चाचा से बहुत प्यार होता था, मामा का अपना अलग ही लाड होता था, चाची का अपनी तरफ से अलग प्यार होता था, ताई का अलग। तो हर व्यक्ति का अलग अलग एक तरीका था आपसे बात करने का, आपको समझाने का, आपको देखने का। तो वहां से डेवलप होता था पेशेंस। आपको हर तरह से लर्निंग मिल रही है, दादी की तरफ से अलग, नाना की तरफ से अलग, मामी की तरफ से अलग, चाची की तरफ से अलग। तो परिवार, अच्छा पिता को तो पता भी नहीं होता था इतने हो, पिता के पास तो ये जिम्मेदारी भी नहीं होती थी, माँ के पास होती थी और घर के सारे परिवार के पास, क्योंकि पिता से थोड़ी सी दूरी होती है हमारे घरों में ना। लेकिन अब घर में 4 ही लोग हैं, वही पिता है, वही माता है, वही 2 बच्चे हैं, जहां पर पेशेंस सिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि फादर के अपना एक अलग लेवल का स्ट्रेस है, माता का अपने अलग लेवल का स्ट्रेस है, ऊपर से रही कसर जो है हमारे पास मोबाइल है। मोबाइल खराब नहीं है, इसका मिसयूज है। तो हमारा जो पुराने पैटर्न होते थे, पहले हम छोटी छोटी चीजें खेलते थे, कंचे खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, या बाहर जाके कुछ गेम खेलते थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के और कोई साधन थे नहीं। तो हमारे पास पब्लिक में डील करना, मैं जब हाइड एंड सीक खेल रहा हूँ बाहर जाकर तो नए लोग मिलेंगे, तो कोई किस तरह बात कर रहा है, कोई किस तरह बात कर रहा है, तो मैंने सीखा पब्लिक डीलिंग, पेशेंस। मैंने कंचे खेले, मैंने बाहर जाकर कोई ऐसे गेम खेले, चाहे बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला, क्रिकेट खेला, मैं नए लोगों से मिला। अब मैं आइसोलेट हो गया, तो मेरे पास ह्यूमन इंटरेक्शन का जो नॉलेज है ना, वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे रिजेक्शन कैसे झेलना है।
आपने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे पता ही नहीं कि मुझे इस पर रिएक्ट कैसे करना है या इसको कैसे। अभी मैं पढ़ रहा था IIT, कौन सी IIT जिसमें किसी ने अभी सुसाइड किया है और एक अभी नीट के बच्चे ने भी सुसाइड किया है, जिसपे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। ये क्यों हुआ? ये सुसाइड वर्ड बीप कर देना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें रिजेक्शन झेलने की या फिर कंपैरिजन को कैसे डील करना है, पीयर प्रेशर को कैसे डील करना है, वो समझ में ही नहीं आता। उनका लॉजिकल ब्रेन बहुत एक्टिव है कि ये काम ऐसे कर देंगे, क्रिएटिव ब्रेन बहुत एक्टिव है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग तो लगेगी ना, पेशेंस कैसे आएगा? कुछ चीजों को संयम, मतलब समय लगता है अचीव करने में, तो वो तो आता नहीं है। प्रकृति के खिलाफ चलते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये पेरेंटिंग का, स्कूलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो सिखाया जाना चाहिए। वो सिखाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सोशल मीडिया ने हमारा डोपामिन हाईजैक नहीं कर लिया? सोशल, आप और मैं, हम सोशल मीडिया से जानते हैं। तो सोशल मीडिया का काम है, हर टेक्नोलॉजी का ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एटम बम बने, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। परमाणु बम बने, मिसाइल्स बनी, हर चीज का तलवार है, दो धारी है। या तो आपको बचा के रखेगी कि आपको अटैक ना करे, या फिर अगर आपने उसका मिस यूज किया तो आपको भी अटैक कर सकती है, यानी कि आपका भी हाथ कट सकता है। सोशल मीडिया वैसे ही है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको पावर देगा, पहचान देगा, पैसा देगा, रिकॉग्निशन देगा। अगर मिस यूज करोगे तो आप इस लायक भी नहीं रहोगे। अगर आप बहुत सारी वीडियोस अगर देखते हो तो बच्चे के आसपास लोग बैठे हैं और ऐसे घुसा हुआ है, ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हैं, मतलब आंखें तक बंद नहीं होती बच्चों की, ब्लिंक भी नहीं करते। तो जितनी छोटी स्क्रीन पे आपके आईज ब्लिंक होने बंद हो जाएंगी, आई ड्राइज हो जाएंगी, तो उस आईज से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो 400 ग्राम है, ये धीरे धीरे डल होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है, ये रेडिएशन से श्रिंक हो जाता है। फिर हम ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, उससे और श्रिंक हो जाता है। जितनी भी इसकी सारी वेव्स हैं, जो इसकी जो तरंगे निकलती हैं मोबाइल से, उससे और ज्यादा श्रिंक हो जाता है। तो कुल मिला के फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली जब यूज कर रहे हैं तो डोपामाइन भी अब हाई पे जा रहा है। पहले डोपामाइन मिलता था, अरे आज हम चित्रहार देखेंगे, तो पेशेंस भी था, वो स्पाइक भी करता था, क्योंकि उसके लिए हमने वेट किया था। वीक में एक दिन आता था, वीक में। और अब वो चित्रहार बंद हो गया, अब तो जब मर्जी लगा लो। अब तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ, मैम आप भी बताना, आपने कोई गाना आज तक पूरा सुना है? 2.5 मिनट का 3 मिनट का गाना होता है, हम 30-40 सेकंड के अंदर चेंज कर देते हैं। पहला अंतरा सुना, दूसरा अंतरा सुना, उसका चेंज कर दिया। तो हम इतने ज्यादा डोपामाइन के ट्रैप में फंस चुके हैं। तो इस पे ना सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बात बोली है। उनको शायद मलिंगा ने आउट किया था, पता नहीं किसने, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने ये ले लिया था कि दोबारा तुम आउट नहीं कर पाओगे। मैं शायद भूल रहा हूँ, जमैका था, मैं भूल रहा हूँ नाम। कहा जाता है, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि अगले कुछ दिनों तक उनके कार में, उनके आईपॉड में, उनके घर में एक ही गाना बजता था, लता मंगेशकर का। गाना चेंज नहीं हुआ वो, जब तक वो शॉट उन्होंने परफेक्ट नहीं कर लिया। इस लेवल का ट्रेन करना पड़ता है ब्रेन को, तभी वो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। और यहाँ हम हर 10 सेकंड में गाना चेंज कर लेते हैं। यानी कि अगर वो 1 महीना उन्होंने प्रैक्टिस की तो 1 महीने तक लगातार एक गाना कंटिन्यूस बज रहा है, बाथरूम में, घर में, खाना खाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, प्लेन में, बस में, हर वक्त एक ही गाना। इस लेवल का ट्रेन करना पड़ता है, तब आप में आता है पेशेंस, तब आप इस डोपामाइन ट्रैप से बच सकते हो। सर, तो आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, वो तो पीक परफॉर्मर है। तो पीक परफॉर्मर के माइंडसेट में और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनके माइंडसेट में डिफरेंस क्या आता है? बहुत बड़ा अंतर है, और ये आपने सवाल लिया उसके लिए पहले तो धन्यवाद, क्योंकि ये लोग समझें इस बात को। वो समंदर लेके पैदा हुए हैं, इतना ज्यादा उनके पास पोटेंशियल है, और उसमें से सिर्फ एक मग्गा भर के 50, 100, 200 ml का उसमें संतुष्ट हो रहे हैं। जिसने पूरा यूज कर लिया वो भगवान हो गए अपने अपने फील्ड के। खाली सचिन क्यों, AR रहमान उठा लो आप, माइकल जैक्सन उठा लो आप, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो विराट कोहली हो गए, इधर से आप माइकल जॉर्डन की बात कर लो, जिनको निकाल दिया गया था। उन्होंने रिजेक्शन को फेस किया, उससे घबराए नहीं, उसके बाद वो अपने ही समय के सबसे ग्रेट प्लेयर कहलाए। आज भी उनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है बास्केटबॉल के अंदर। तो आप समझो, चाहे वो आप अच्छा KFC उठा लो आप, चाहे मैकडोनल्ड की चैन उठा लो, आप डोमिनोज की चैन उठा लो, जिन्होंने अपने पोटेंशियल को बहुत हाई पे ले गए, जिन्होंने पूरे दिमाग का इस्तेमाल किया, वो अपने फील्ड के भगवान हो गए। चाहे वो करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। लैला मजनू का एग्जांपल मुझे पता है, इससे लोग कैसे कनेक्ट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस शिद्दत तक का प्यार था कि इससे अलावा उसको कुछ और दिखा नहीं,
तो जिस दिन आपको अपने फील्ड के अलावा कुछ और नहीं दिखता, जिस दिन आपको अपने पर्पस के अलावा कुछ और नहीं दिखता, वो कहलाता है आपका पीक परफॉर्मेंस। उसके लिए लगता है आपको ब्रेन, माइंड और बॉडी तीनों को अलाइन करना पड़ता है, यानी कि आप तन से, मन से पूरी तरह उसके साथ अलाइन है और आपकी बॉडी भी अलाइन है और आपका मन भी अलाइन है, तब आप पीक परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को जानता हूँ जो ग्राउंड पे जाते हैं, जब वो मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, बरसात हो रही है, पिच का ध्यान रखना है, काम उनका क्रिकेट खेलना है, बैटिंग करना है, लेकिन पिच का ध्यान रख रहे हैं। तो इस लेवल तक का डेडिकेशन, एक एक चीज माइक्रो लेवल पर जाके देखना, किससे मेरा मूड खराब होता है, किन चीजों को लेकर मुझे एक्साइटमेंट आता है, अगर मैं ये चीज इंप्रूव कर दूं तो किस लेवल तक चला जाऊंगा, हर चीज को माइक्रो लेवल पर देखना। लेकिन अपनी, किसी और को अगर देखेंगे तो क्रिटिसिज्म कहलाएगा। तो अपनी चीजों को अगर आप बहुत तरीके से कर, देखो समस्याएं जो होती है ना, वो अपॉर्चुनिटी के रूप में होती हैं। नहीं तो एक राजकुमार राम ही थे, समस्या उनके जीवन में आई, 14 साल का वनवास मिला तो भगवान श्री राम कहलाए। वहीं श्री कृष्ण भगवान तब कहलाए जब उन्होंने इतनी सारी चीजें कर दी, महाभारत कर दी उन्होंने, महाभारत पे यानी कि भगवद गीता बोल दी उन्होंने, तब जाकर वो भगवान श्री कृष्ण कहलाए। जब उन्होंने पूरे पर्वत को, गिरिराज को जब सिर्फ चीची उंगली उठा लिया, यानी कि चमत्कार किया, उन्होंने उस काम को कर दिया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इतने लेवल तक अपने आप को ट्रेन किया, तो फिर हमने क्या बोला, ये भगवान है। भगवान वही है जो अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करे, तो वो कर लें तो हर कोई भगवान बन सकता है। कैसे कर सकते हैं अलाइनमेंट माइंड, बॉडी और सोल का? बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। पहले तो मेडिटेशन से कर सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, जब आप सिर्फ दिन में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अब आप अपने आप को बिठा सको, उससे कर सकते हैं। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम से कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए, जिससे आपका तन मन पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है, उससे कर सकते हो आप। तीसरा है आप नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है, उससे कर सकते हो। चौथा है जर्नलिंग, यानी कि लिखना, उससे आप लिखकर भी अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये 4-5 चीज, अच्छा उठा के देख लो आप कोई भी एग्जांपल, रणवीर सिंह का एग्जांपल उठा लो, उनकी सिस्टर ने कब से उनके बारे में लिखा होता कि बहुत बड़े हीरो होंगे, तो विजुअलाइजेशन से आप पीक परफॉर्मर चले गए। सचिन तेंदुलकर को देख लो आप, उन्होंने हर बारीकी चीज पे काम किया। विराट कोहली को उठा के देख लो, AR रहमान को, तो इन सब ने या तो विजुअलाइजेशन का काम किया या पेपर पेन का यूज किया है, और ये सब प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की, नाड़ी शोधन की, भ्रामरी की, उन सब से अलाइनमेंट करते हैं ये। पर सर जब हम स्ट्रेस्ड रहते हैं ना, और मेडिटेशन बोला जाता है करने के लिए, तो इतना इजी नहीं हो पाता है करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन मतलब आप शांत हो रहे हो, दिमाग शांत है, और जब आप स्ट्रेस्ड हो तो सारी थॉट्स आती रहती है। तो मेडिटेशन फिर कैसे कर सकते हैं उस टाइम पे, कैसे अलाइन करें अपने माइंड को? ठीक है, चलो अभी साथ साथ करके देखते हैं, फिर बताना मुझे कि अभी माइंड अलाइन हुआ या नहीं हुआ। तो आप भी साथ साथ करना, आप भी साथ साथ करना, ठीक है? ओके, लेट्स चेक कि हमारा ब्रेन अलाइन हुआ या नहीं हुआ। वो चेक करते हैं कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करने वाले हो सकता है आपको अपनी मीटिंग में जाना हो सकता है आपको कोई बिजनेस डील पे जाना हो, या किसी के साथ आप डेट पे भी जा रहे हो, लेकिन आप कहीं और सोच में चल रहे हो, तो आप ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। तो करना क्या आपने, जब हम लंबी गहरी सांस करेंगे तो हमारे पंजे ऊपर चले जाएंगे, आप बैठे बैठे करना ना, और ये थाईज, ये सारी चीजें एकदम कस के टाइट हो जाएंगी, ठीक है? फिर एकदम आप रिलैक्स करोगे मुंह से, ठीक है? तो आंखें बंद करके करना, नहीं तो आप सबको ना थोड़ी शर्म आ जाती है। हाँ। फिर हम इसको 3 बार करेंगे, तो 3 के अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, तो मेरे साथ साथ करना, फिर मुझे बताना कि आपको मेडिटेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? चलिए आंखें बंद कर लीजिए एक बार आप, ठीक है? आंखें बंद कर लीजिए, आप सभी कर लीजिए, और अब पंजों को हल्का सा ऊपर कर लें, हवा में उठा लें। अब पंजों को कस के बंद करें, पंजे टाइट कर लें, कस के पूरी मुट्ठी बना लें, कस के, पूरा कस के, चेहरे को कस लें, छाती को कस लें, एकदम आपकी भुजाएं भी, आपके पूरे शोल्डर्स भी कस के, और आपकी आंखें बंद हो चुकी, पूरा कस के, टाइट 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 टाइट। अब मुंह से सांस छोड़ दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। एक बार और वापस सांस लेते हुए आपके पंजे ऊपर, और पहले पंजे कस लिए, आपकी थाइस, आपका स्टमक टाइट हो गया, आपकी भुजाएं टाइट हो गई, आपने पूरी तरह मुट्ठी बंद कर ली, चेहरे को पूरा तरह एकदम कस लिया, कस के मोर टाइट 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 टाइट, रिलैक्स इमीडिएटली मुंह से। लास्ट टाइम। अब एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करेंगे, पहले टाइट करेंगे, मुस्कुराते हुए सांस अंदर, पूरी बॉडी को टाइट कर लें, टाइट 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 टाइट, पूरा पेट टाइट है, पूरी मुट्ठियां टाइट, आंखें बंद हैं अच्छी तरह, बिल्कुल। अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे नाक से, आंखों को रिलैक्स करें, चेहरे को रिलैक्स करें, कंधे को रिलैक्स करें, मुट्ठियों को धीरे धीरे खोलें,
धीरे धीरे पंजे नीचे रखें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, जाने दें। अब धीरे से आंखें खोलें। अगर आपने सही किया होगा अब बताइए, क्योंकि मैंने आंखें बंद कर ली थी, मुझे नहीं पता आपने कैसे किया। मैंने चीटिंग कर लिया। अच्छा। नहीं सर, रिलैक्स तो लगता है क्योंकि आपका माइंड फिर उसी ऑर्गन्स पे चला जाता है और उसी बॉडी पार्ट्स पे फोकस करने लगते हैं। बस इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आप मुझे बताना, अगर आपने ये सिंसियरली किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे आप ये करते हो, आपका तन और आपका मन दोनों एक जगह आ जाता है। जब एक जगह आ जाता है तब आप पीक परफॉर्मेंस स्टेज पे चले जाते हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी के बाद अगले 25 से 30 मिनट तक आपका ध्यान नहीं टूट सकता। अगर भूकंप भी आ जाए इस समय तो आप मन शांत रखते हो डिसीजन लोगे भी कैसे रास्ते से बाहर निकल, आप घबराओगे नहीं, क्योंकि अब आपका लॉजिकल ब्रेन भी शांत है, आपका क्रिएटिव ब्रेन भी शांत है। आपकी हार्ट बीट अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए इस एक्टिविटी करने से पहले मान लेते हैं 90 पे थी, तो धीरे धीरे शांत होते हो 72 पे आ गई होगी, 60 पे आ जाएगी, धीरे धीरे और डाउन हो जाएगी। तो यही पावर होती है ब्रेन की, दैट इज कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस। तो डिसीजन कौन से ब्रेन से हम लेते हैं? आपने दो तरह के ब्रेन की बात की ना, लॉजिकल एंड क्रिएटिव ब्रेन। तो डिसीजन मेकिंग में कौन सी ब्रेन हेल्प करती है और हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन से ब्रेन से डिसीजन ले रहे हैं? ये तो देखिए लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है। जब भी आपको डिसीजन लेना होता है, ये तो आपको छोटी छोटी बातों से पता लग जाएगा। अगर आप तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेते हो, बिल्कुल ही बिना घबराए बिना डरे ले लेते हो, बिना सोचे समझे ले लेते हो, यानी कि आप किससे कर रहे हो, आप लेफ्ट ब्रेन से डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपका राइट ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है वो बहुत ज्यादा सोचने के लिए नहीं बना हुआ, तो आप ऐसे ले लेंगे। कुछ होते हैं जो बहुत ऑब्जर्व करते हैं, उनको हर एक चीज का पता है, घड़ी कहाँ लगी हुई है, सब माइक्रो लेवल पर डिटेक्टिव माइंड है, यानी कि जैसे आपने देखा हो जासूस होते हैं वैसा माइंड है। तो वो उस तरह का जो ब्रेन होगा वो ब्रेन ऑब्जर्व करके लेता है। और एक होता है जो हाई लॉजिकल हो जाता है और हाई क्रिएटिव हो जाता है, तो वो डिसीजन ले ही नहीं पाता। तो चाहिए हमें दोनों ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को बोलते हैं व्हाट नाउ, अभी कैसी सिचुएशन है, कैसी परिस्थिति है, कैसे लोग हैं। और राइट ब्रेन होता है व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या नेगेटिव हो सकता है। तो दोनों ब्रेन का बैलेंस चाहिए हमें, तब जाके हम डिसीजन। तो इसमें कुछ गलत और सही नहीं है ना, अगर कोई राइट ब्रेन से डिसीजन ले रहा है या लेफ्ट ब्रेन से डिसीजन ले रहा है तो दोनों ही इक्वली राइट है, क्योंकि कहा गया है ना कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, वो डिपेंड इस बात पे करेगा। मान लीजिए आपको कोई क्रिएटिव डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपका क्रिएटिवली जो क्रिएटिव ब्रेन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप बैठे ऐसी सीट पर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फिर आप जहां फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, वहां आपका लॉजिकल ब्रेन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अब किसी को लगता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, अब डॉक्टर बनने के लिए लॉजिकल ब्रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को लगता है मैं रेडियोलॉजिस्ट बन जाऊं या फिजिशियन बन जाऊं, ऑब्जर्व करने वाला ब्रेन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग ना हो तो वो गलत राय दे देगा। किसी को लगता है कि मैं अच्छा सर्जन बन जाऊं, तो उसका पैराइटल लोब का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे किसी को लगता है कि मैं सिंगर में कंपोजिंग में चला जाऊं, या मैं कोरियोग्राफर बन जाऊं, या मैं इंटीरियर डिजाइनर बन जाऊं, या एक्सटीरियर डिजाइनर बन जाऊं, या मैं एक पब्लिक स्पीकर या पब्लिक लीडर बन जाऊं, तो उसके लिए राइट ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है, अब उल्टा कर दें तो कोई क्रिएटिव वाला लॉजिकल काम करे तो गलत हो जाएंगे, और लॉजिक वाला क्रिएटिव काम करेगा तो गलत हो जाएंगे। तो आपका सही तरह के ब्रेन के साथ करियर चुनना बहुत जरूरी है। सही सवाल तो ये है, हाउ टू डिसाइड। हाँ, उसके लिए तो फिर हम लोग बैठे हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए आईफोन है और मेरे पास मान लीजिए सैमसंग का फोन है या दूसरा है। अब इसका चार्जर अलग है, उसका चार्जर अलग है। मैं उसका चार्जर इसमें लगाऊंगा तो चार्ज तो नहीं करेगा। पहली बात तो पिन ही डलेगी नहीं, तो चार्जर तो काम का है, फोन भी काम का है, लेकिन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को अगर सही चुनेंगे तब जाकर ये फोन चार्ज होगा, तब ये फोन काम आएगा। तो ऐसे करियर है, आपका करियर आपके दिमाग के अनुसार आपको पिक करना चाहिए। अगर जब भी गलत करोगे, जैसे हम कई बार बोलते भी हैं मैम, आपने कभी ताला खोला हो तो कभी नोट करना, ताला ना हमेशा क्लॉकवाइज खुलता है घड़ी की दिशा में, और घड़ी की उल्टी दिशा में हमेशा बंद होता है। तो अगर आपको करियर में ग्रोथ करनी है तो घड़ी की दिशा यानी कि अपने ब्रेन की दिशा में चलना पड़ेगा। अगर उसके उल्टी दिशा में चलोगे तो ताले ही लगेंगे, एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, स्ट्रेस वाले, लैक ऑफ क्लैरिटी वाले, सेल्फ डाउट वाले, नेगेटिव पीपल वाले, पुराने गंदे पैटर्न वाले कि मेरे साथ सब गलत ही होता है। इसलिए क्योंकि हम ब्रेन के अगेंस्ट चलते हैं, इसलिए होता है। तो ब्रेन की जो रीवायरिंग होती है या प्रोग्रामिंग होती है, उससे चेंज किया जा सकता है ये टेंडेंसीज कि डिसीजन कैसे ले रहे हैं हम?
बिल्कुल सारा कुछ चेंज हो सकता है। जैसे मैं सागर सर की बात करूं, क्योंकि आपके घर के आप जानते हैं और ऑडियंस भी जानती हैं, अब जो वो डिसीजन ले रहे हैं या जो अब वो काम कर रहे हैं, तो आज से 15 साल पहले तो नहीं कर रहे थे, 12 साल पहले तो नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को रीवायर किया ना, करते करते उनको पता लगा। एक तो तरीका ये होता है, दूसरा होता है या तो आपकी लाइफ में कुछ द्रोणाचार्य आ जाए, कोई आचरेकर जैसे कोच आ जाए। एक कोच मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई एक व्यक्ति बता दो, एक प्लेयर बता दो, एक बिजनेसमैन बता दो जो बिना कोच के, बिना मेंटोर के टॉप पे पहुंचा। संभव ही नहीं है। तो आपके पास अगर आपको अर्जुन बनना है तो द्रोणाचार्य चाहिए, अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो आपको आचरेकर होने चाहिए। तो अगर आपके मेंटोर हैं तो आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजीज हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, ड्राइंग एनालिसिस है, बहुत तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हो। तो जिस दिन आपको पता लगता है उस दिन उस पर काम करना शुरू करो, फिर आपको रोक नहीं सकता कोई। तो हनुमान जी के जीवन में अगर जामवंत थे, श्री राम जी के जीवन में कितने सारे गुरुज रहे हैं, श्री कृष्ण जी के जीवन में रहे हैं, तो सबके जीवन में रहे हैं। ठीक है, तो वहां अगर आपके जीवन में गुरु हैं, कोच हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं, बताने वाला कोई है, तो फिर आपको सक्सेस मिलके ही रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं तो कि ना मिले। तो सर आप एक ब्रेन रिचुअल मुझे बताइए जो हमें पीक जोन में लेके जाए। जो मैं करता हूँ मैं वो बता सकता हूँ, और मेरा फेवरेट भी है, और भगवान शिव ने माँ पार्वती को भी इसके बारे में बताया था विज्ञान भैरव में। तो इसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। तो भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको उस स्टेज पे ले जाता है जहां आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉजिकल ब्रेन, जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड, दोनों अलाइन हो जाते हैं। अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो आपका बीटा और अल्फा दो तरंगे होती हैं, वो दोनों मैच करती हैं। तो आप उस स्टेज पे आ जाते हो जब आप शांत भी हो और फोकस्ड भी हो। दोनों चीज एक साथ हो जाती हैं। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर आपको डिसीजन लेने वाले तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आप चीजें भूलने लग जाते हो तो आप भूलना बंद करके आपको याद रखना आसानी से हो जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। आपके पास 50 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आपको लगेगा आपकी पावर बढ़ गई, आपके अंदर 2 और लोग आ गए। इतना पावरफुल प्राणायाम है ये, और ये साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप एक्सपीरियंस करके देखो, बाकी साइंस तो ये बोलती है कि आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एक भ्रामरी करने से। तो भ्रामरी आप मेरे साथ कर सकते हो। उसकी बस इतना सा तरीका है कि आपको इन 2 फिंगर से अपनी आंखें बंद करनी है, और फिर इससे आपको नाक बंद करना है, या यहाँ रख लो या यहाँ रख लो। फिर यहाँ पर ये इन अंगूठों से आपको क्या करना है, अपने कान के ढक्कन बंद करने हैं, और फिर लंबी गहरी सांस लेनी है, और एक हनी बी की तरह, एक मधुमक्खी की आवाज निकालनी। कैसे? फिर धीरे से आंखें खोल लें। दैट इज कॉल्ड भ्रामरी। और इस भ्रामरी से अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका मन खराब है, आपको डांट पड़ी है, आपका नुकसान हो गया है, घर में कोई बात हो गई है, किसी भी सिचुएशन में हो, आप इमीडिएटली उससे कट ऑफ हो जाते हो। नेगेटिव लूप में हो, उससे कट ऑफ हो जाते हो। सोने से पहले कर लोगे तो गहरी नींद आएगी। सुबह उठने के बाद तरोताजा महसूस नहीं कर रहे, फ्रेश फील नहीं कर रहे, तब कर लो, आप एकदम फ्रेश फील करोगे। आप काम पर हो, लंच के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप परेशान हो चुके हो और आपसे काम नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन बनानी है, 1 मिनट ये कर लो, सिर्फ 1 मिनट का काम है, आपकी चीज लेवल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो विजुअलाइजेशन को भी बहुत कहा जाता है इस ट्रेनिंग में, तो कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक जो हमारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकती है, और कौन सा टाइम बेस्ट होता है ये करने का? विजुअलाइजेशन के लिए ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सा कौन सा टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि फिर लोगों को अगर सुबह का टाइम बोलेंगे वो कहेंगे हम तो उठते 9 बजे हैं, क्या करें। तो जब आप उठते हो तो उठने के जस्ट बाद, चाहे 9 बजे उठते हो चाहे सुबह 6 बजे उठते हो, उसके जस्ट बाद 10 एक मिनट तक आपका ब्रेन बहुत काम और रिलैक्स्ड होता है। उस समय अगर आप विजुअलाइज कर लेते हो, या जब सोने वाले हो, जब आपका मोबाइल ऑफ हो चुका है और आपको पता है लाइटें बंद हो चुके हैं, उस सोने वाले स्टेज में जब आप हो, तब विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। कोई टेक्निक पहली बात तो मैम आपको जान के ताज्जुब होगा, लगभग आप लोग मुझे ऑडियंस बता भी देना, लगभग 72% लोग तो विजुअलाइज कर ही नहीं पाते। उनके साथ प्रॉब्लम ही है, इसलिए उन पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, बहुत सारी टेक्निक एनएलपीज की हैं वो काम नहीं करती, क्योंकि उनसे विजुअलाइजेशन
होता ही नहीं है। और इसलिए ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि उन पे विजुअलाइजेशन क्यों नहीं होता। जब वो नहीं होगा ऑब्वियसली फिर कोई भी उन पे दवाई ही नहीं लग रही। दवाई मतलब चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो एनएलपी हो, चाहे बहुत सारी टेक्निक्स है। तो पहले विजुअलाइजेशन को समझना पड़ेगा। जिनसे नहीं होता आज उनको मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्निक के बाद उनसे विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने एक रविंदर जी हैं, हमारे मित्र हैं, हिप्नो गुरु के नाम से जाने थे, उनसे सीखी थी मैंने ये। तो करना क्या है, आप अपना हाथ लीजिए में से, इस हाथ को अच्छी तरह देखिए, मतलब जितना आप इसको प्यार से देख सकते हैं उतने प्यार से देखिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद रखते हुए इस हथेली की पिक्चर आंखें बंद रखते हुए महसूस कीजिए कि आपको अपनी हथेली दिखाई दे रही है। अगर आपको अपनी हथेली दिखाई दे रही है, उसको रोकिए उस पिक्चर को। आपकी हथेली का कलर कैसा है, कहाँ कहाँ लाइनें हैं, आपके रिंग्स के कहाँ कहाँ निशान बने हुए हैं। अगर वो पिक्चर हट गई तो दोबारा वापस आंखें खोल लीजिए। इस हाथ को और गौर से देखिए, माइक्रो लेवल पे देखिए, एक एक लाइन को क्लियरली देखिए, एक एक पर्वत को, उंगलियों में कितना गैप है। फिर वापस आंखें बंद कर लीजिए। इस पूरी पिक्चर को जितना होल्ड कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो धीरे धीरे अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको रोज कर पाएंगे। तो ये होल्ड अगर बढ़ता जाएगा तो आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सर, विजुअलाइजेशन के बाद मुझे 2 मिनट्स का मेंटल क्लैरिटी के लिए एक रिचुअल्स चाहिए जो मैं भी कर सकूं और हमारे ऑडियंस भी कर सके। मेंटल क्लैरिटी के लिए ना, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरी लाइफ में, वो है मैं टैपिंग टेक्निक यूज करता हूँ। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। हमारी बॉडी हमसे बात करती है, हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो, जब घर में कोई डेथ हो जाती है तो हम कहाँ पे कैसे ऐसे छाती पीट कर होते हैं। देखा आपने लेडीज को? तो छाती क्यों पीटते हैं? सर नहीं पीट रहे, इन थाइज को नहीं पीट रहे, सिर्फ छाती क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि हमारी जो दुख है, जो हमारे ऐसी भावनाएं हैं, किसी के जाने का जो दुख होता है, यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, वहां स्टोर होता है। साइंस ये कहती है। इसलिए हमारी बॉडी क्या बोलती है, बाई चांस, यहीं पे जिसको आप बाई चांस बोल रहे हो, बॉडी हमें साइन दिया। अच्छा, आप नोट करो, आप जब सोचते हो छोटी मोटी चीजें तो आप ऐसे सोचते हो। स्टीव जॉब का बड़ा फेमस एक ऐसा पॉज है वो सोचते हुए का। जो छोटे मोटे आपको कंफ्यूजन होते हैं, जो आपको बड़ा सोचना हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, तो ऐसे बैठते होते हो। तो जो छोटे कंफ्यूजन है वो यहाँ स्टोर होते हैं। जो बड़े कंफ्यूजन है वो आईब्रोज के यहाँ स्टोर होते हैं और यहाँ स्टोर होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब किसी की इंसल्ट होती है या शेम वाली कोई बात हो जाती है, जहाँ शर्मिंदगी हो, तो हम क्या बोलते हैं, नाक का सवाल है यार। ऐसे बोलते हैं ना, नाक के नीचे, नाक पे बात आ गई। एक्चुअली में साइंस क्या बोलती है, जितने भी इंसल्ट है, शेम है, शर्मिंदगी वाली बातें हैं, वो यहाँ स्टोर होती है, नाक के नीचे। और देखो, हमारी बॉडी, हमारे जो मुहावरे हैं, बातें बनी हुई हैं, वो उससे रिलेटेड बनी हुई है। तो आपका जो क्लैरिटी रिचुअल है, क्लैरिटी आती है आपके आज्ञा चक्कर से, या जिसको आप बोलते हो पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड का एक यहाँ पर जगह है। तो यहाँ अगर आप टैप कर लेते हो और यहाँ टैप कर लेते हो, आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है। कैसे? यस, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आप कंफ्यूज हो। हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, पर मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ और अब क्लैरिटी की तरफ जा रहा हूँ। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या मेरे लिए अच्छा है, मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ। फिर यहाँ आईब्रोज के एकदम लास्ट में, हाँ, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। यस, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हैं और यहाँ पर टैप करते हैं तो आपको क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं क्यों परेशान हूँ, अब मैं डिसीजन ले पाऊंगा। अब मुझे क्लैरिटी है कि मुझे पूरे दिन क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या करना है। तो आप ये 2 टैप भी करते हैं तो एज पर साइंस आपके कंफ्यूजन बाहर चले जाते हैं। ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर, तो यहाँ से आपका कंफ्यूजन बाहर चले जाते हैं। तो आप रैंक कर सकते हो। जैसे आप बहुत कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, छोटे से छोटे डिसीजन में दिक्कत आ रही है, तो आप मान लीजिए 10 में से 10 मार्क्स दिए कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ। फिर आपने टैप किया तो आप देखेंगे आप 10 से 7 पे आ गए। फिर दोबारा टैप करो, 5 पे आ गए। फिर आप टैप करते करते 2 या 3 पे आ जाओगे। और दिन में कितनी देर लगेगी? 2, ढाई 3 मिनट बस। तो यही मैं डेली करता हूँ।
तो मुझे लगता है इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, आप करके देखिए, साइंस तो यही कहती है। कोई मतलब चैलेंज कर सकते हैं हम, जैसे 7 डेज चैलेंज की इतने टाइम में ये क्लैरिटी आ जाएगी या फिर ये कर सकते हैं, उसके लिए कोई रिचुअल्स हैं कि लोग जो ये देख के करना चाह रहे हो, जो स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो ये कर सकते हैं? मैं आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ, साइंस ये बोलती है अगर आपने पेपर पेन का इस्तेमाल कर लिया, यानी कि जर्नलिंग करना शुरू कर दिया, दूसरा भ्रामरी करना शुरू कर दिया, और तीसरा ये टैपिंग टेक्निक, तो अगर आप 7 दिन के लिए करते हो तो आपके पुराने कितने भी बैगेज रहे हो, आपको कोई ट्रॉमा हो, कोई फोबिया हो, आप बहुत टाइम से किसी चीज पे अटके हुए थे, 8, 10 साल, 15 साल हो गए, सिर्फ 7 दिन अगर आपने कर लिया, दिन में सिर्फ 5 मिनट दे दिए इन एक्टिविटीज को, और सुबह और शाम, यानी कि पूरे दिन में 5 मिनट चाहिए, 2.5 मिनट सुबह, 2.5 मिनट शाम को, तो 7 दिन के बाद वो क्लैरिटी आपको 100% मिलेगी। और ये मैं कम से कम 5,000 लोगों पे ऑलरेडी कर चुका हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक डिसीजन को, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हमारे एक डिजिटल मार्केटर हुआ करते थे, नाम तो रिवील नहीं करूंगा, तो वो एक उनको अपना घर चेंज करना था, अटके हुए थे, रोज 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाइक चला कर नोएडा आते थे, 40 किलोमीटर वापस जाते थे, और 9 या 10 साल हो गए थे, किसी एक रीजन की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। प्रैक्टिकली उनको पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि तो लाइफ थ्रेट है, रोज 80 किलोमीटर बाइक चलाना, आना जाना, पैसे का खर्चा हो रहा है। तीसरा प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? 1-1.5 घंटा आने में, 1-1.5 घंटा जाने में। जैसे ही उन्होंने ये एक्टिविटी की, कुछ उनके साथ और काउंसलिंग हुई, मेरे क्या 3 या 4 दिन लगे थे, उन्होंने मेरे पास उनका फोन आ गया था कि मैंने भैया वहां पर अपना पीजी ले लिया है मैंने। 10 साल से जहां अटके हुए थे, वो सिर्फ 4 दिन में उनको क्लैरिटी मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और आज मुझे लगता है, तब वो 40-50 हजार कमा रहा था, और आज मेरे ख्याल शायद जो लास्ट उन्होंने बताया था 2.25 लाख के आसपास की सैलरी हो गई है। कितने? 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स में उसकी सैलरी, एक्चुअली सैलरी नहीं बढ़ी, उसका कमीशन बढ़ गया, क्योंकि पहले प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही थी। जैसी प्रोडक्टिविटी आई, इंसेंटिव मिलने लगे तो पैसा अच्छा कमाया, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये ऐसे आपका ब्रेन काम करता है। तो सर, ये जो 7 डेज का चैलेंज दिया है ना, मैं भी करूंगी, और मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी करें, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और 7 डेज के चैलेंज के बाद उनकी लाइफ में क्लैरिटी आई है या नहीं। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर मैम, थैंक यू सो मच।